नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरे मित्र हेमंत जी। आज जरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आप? क्या आज आपने बताइए सबसे पहले, क्या बढ़िया रिसर्च हम लोगों के लिए निकाली। अरे हेमंत जी, इस बाजार में क्या बढ़िया रिसर्च इस वक्त तो जैसा आपने एक बार कहा था कि 3-4 दिन पहले कह रहे थे, देख लीजिए। जी हाँ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने याद किया। मैं हमेशा, मेरा क्या बादाम खाने से क्या मेमोरी तेज रहती है। चलिए प्रभु, आपकी ये बादाम की जो एंडलेस सप्लाई है ये बिल्कुल एंडलेस ही रखें। बाजार पे ध्यान देते हैं। हेमंत जी ने वैपको के बारे में कहा, इसका जो पेरेंट है उसके लिए करीब $7 बिलियन का एक ओपन ऑफर दिया है एक जर्मन कंपनी ने, और उसका ये हुआ है नेट हिसाब कि हिंदुस्तान के बाजार में ये स्टॉक करीब 7% ऊपर रहा है। 450 रुपए की तेजी देखी गई, इसमें लगभग 6,700 रुपए के आसपास। बाजार पे ध्यान दोबारा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन तपाड़िया साहब और सुमित बगाड़िया साहब, जो अपने बहुत ही फर्स्ट क्लास टेक्निकल पिक्स देंगे। आज अप्रैल की एक्सपायरी का पहला दिन है और मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है कैश वालों के लिए। सही बात है, कैश वालों के लिए। और एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कहाँ पर हैं बेहतरीन कमाई के मौके। तो चलिए पहले किसको मौका दिया जाए, चंदन तपाड़िया साहब को या सुमित जी को? दोनों ही। सी कम्स बिफोर एस। चलिए तो इस लॉजिक से चंदन जी के पास चलते हैं। चंदन जी बताइए, क्या व्यू है आपका पहले मार्केट पर, और अपने पिक्स भी हाथों हाथ दीजिए। जी नमस्कार। देखिए, बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम लास्ट सीरीज में देखने को मिला था। सीरीज के स्टार्ट में ओपन इंटरेस्ट एडेड होने स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। ये देखें, ये लास्ट वाला सीरीज है वो स्ट्रॉन्ग सीरीज है। लगभग 778 पॉइंट की रैली हुई और सीरीज टू सीरीज जनवरी 2015 के बाद की सबसे शानदार सीरीज रही है। लगभग 67% के रोल ओवर हुए हैं और रोल को 0.80% है। रिसेंट के हाईएस्ट रोल कॉस्ट है और पिछले 2 महीने के रोल ओवर 61% से हाई रोल ओवर देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत हो रहा है कि बाजार में लॉन्ग पोजीशन है वो आगे वाले सीरीज में भी कैरी हो रही है। उसके चलते हुए मार्केट का मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे हम देखें तो 11,760 जो इसका लाइफ टाइम हाई है वहां तक के टारगेट ले रहे हैं और इवन उसके ऊपर तक की रैली बाजार में देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ जब तक बाजार 11,450 के लेवल को होल्ड करता है, ये मोमेंटम है वो इंटेक्ट रहेगा। ऊपर में 11,760 और उसके ऊपर तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो पूरी सीरीज में बैंक निफ्टी में लगभग 11 लाख से ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था, जो लगभग 20 लाख के आसपास खत्म हुआ। लगभग 95-96% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ सीरीज एंड हुई। 71-72% के रोल ओवर थे। 0.3840% की रोल कॉस्ट है। मोस्ट ऑफ द पीएसयू और प्राइवेट बैंक में लॉन्ग के बिल्टअप हुए, तो ये सारे के सारे नेक्स्ट सीरीज में कैरी हो रहे हैं। इसकी वजह से मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई 28,388 को निकाल के लगभग 30,500 तक के लेवल छुए। सपोर्ट्स के तो बात कल की हो गई, ये बताइए आज क्या होगा? जी हाँ, तो आज उन्हीं डेटा सेटअप को बताते हुए हमें लग रहा है कि लगभग 30,500 और फिर 31,200 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही इंडाइसेस में ओवरऑल पॉजिटिव बायस है और ऊपर के मूवमेंट यहाँ पे बनने चाहिए। स्टॉक वाइज बात करें तो पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा मुथूट फाइनेंस का। स्टॉक ने देखिए पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट दिया है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, जिसकी वजह से अपमूव बनने चाहिए। 606 का स्टॉप लॉस है, 640 तक इसमें टारगेट है। दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा बाटा इंडिया पे। काफी फेवरेट काउंटर है हमारा। स्टॉक में लगभग 8-9% का सर्ज पिछली सीरीज में देखा था। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 1450 का टारगेट है। 1388 के स्टॉप लॉस इसको कैरी किया जा सकता है। चलिए, बाटा इंडिया पे एक परचेज है जो कि एक रिकॉर्ड स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उससे पहले मुथूट फाइनेंस जिसने आज एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। ये 2 स्टॉक्स हैं चंदन तपाड़िया साहब की तरफ से। सुमित जी, आपका क्या व्यू? और उससे पहले मेरा एक प्रश्न है बैंक निफ्टी पे। आज जो 5 सबसे बड़े दिग्गज शेयर हैं बैंक निफ्टी पे, SBI, HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, ये पांचों में बहुत ही हल्की सी गिरावट दिख रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बैंक निफ्टी अगर नीचे थोड़ा ट्रेड करता है तो इसमें कौन सी जोन में बाइंग दोबारा वापस आएगी? शैल जी, गुड मॉर्निंग। वेल, सबसे पहले तो हर बार अल्फाबेट वाइज मत जाइएगा, वरना मेरा नंबर लास्ट ही आएगा। नहीं, आपका सरनेम बगाड़िया है तो अगली बार हम 20 से शुरू कर लेंगे। ऐसा क्या है सुमित जी? बिल्कुल। अब जहां तक आपका सवाल बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक से है, मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में जो छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट में स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक्स में अच्छा खासा तेजी का मूव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपने जो 4-5 स्टॉक्स के नाम लिए, उसमें से इंडसइंड बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स के साथ क्लोज दिया है मार्च एक्सपायरी के अंदर, और इस सीरीज में भी अच्छा मूव दिखाना चाहिए।
आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये स्टॉक्स भी हमको अच्छे लगते हैं, साथ के साथ एसबीआई भी। तो इन स्टॉक्स में कोई भी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग 1 से 2 दिनों में अगर देखने को मिलती है तो उस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे, और यहां से आने वाले 10 से 15 दिनों में बैंकिंग स्टॉक्स में से पीएसयू बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग दोनों में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। पीएसयू में थोड़ा ज्यादा स्पीड से देखने को मिलेगा क्योंकि वो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है और चले नहीं है और अभी जस्ट चलना स्टार्ट किया है, तो ये इनिशियल रेस उन्होंने पिकअप करी है। अभी ये अच्छा खासा भागदौड़ होने वाला है इन स्टॉक्स के अंदर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले 10 से 15 दिनों में। तो हाँ, आप बताइए सर। स्टॉक्स आपका इंडसइंड बैंक और दूसरा पीएनबी है, फिर एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों ही स्टॉक्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और जो आज के पिक चुने ट्रेड करने के लिए वो 2 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। पहला स्टॉक ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर। बहुत दिनों के बाद टाटा मोटर के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और इस बार ये पुल बैक और बाउंस बैक का संकेत दे रहा है। ये पुल बैक का और बाउंस बैक का संकेत अगर सस्टेन हो जाता है ऊपर में अच्छा तेजी करके, तो ये तेजी तो फिर ये तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मूव करके सस्टेन हो जाता है तो तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल टाटा मोटर्स के अंदर सीएमपी पे बाय करें। 168 का स्टॉप लॉस, 178 और 182 ये 2 ट्रेडिंग के लिहाज से पुल बैक बाउंस बैक के टारगेट होंगे। दूसरा स्टॉक ऑरो फार्मा। फार्मा स्पेस में ऑरो फार्मा बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे तेजी वाला काउंटर है। पिछले 7 से 10 दिनों में कंसोलिडेट किया है और आज इसने ब्रेकआउट दिया है और इस बार ये ब्रेकआउट नहीं रुकना चाहिए। 800 के ऊपर ब्रेक होते ही 830 रुपए तक का हमको स्तर देखने को मिल सकता है। 788 पे हमने इसको पिक किया था, अभी ऑलरेडी 796 आ चुका है। इसके लिए टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में पहले टारगेट से मैच करेंगे तो शायद दिखेगा नहीं प्रॉपर स्क्रीन पे, अगर दूसरा टारगेट ही दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। 830 का टारगेट, 775 स्टॉप लॉस, सीएमपी पे बाय करें। सीएमपी से कोई भी डिप मिलती है तो भी खरीदारी करें। तो इस पर रखिएगा नजर। ऑरो फार्मा पर कुछ देर पहले भी देखिए हमारे एक्सपर्ट्स आपसे कह रहे थे कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलने वाली है। फार्मा शेयरों में तेजी है, बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग, बैंक निफ्टी जिनके निचले स्तर पर एक बार फिर से देखिए आकर खड़ा हो चुका है। तो फार्मा स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा। और जाते जाते भी डिवीज़ लैब की बात हो रही थी, देखिए इस शो में टाटा मोटर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिस्टिंग जो हो गई है उस पर एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। एमएसटीसी उम्मीद ही थी कि ढीली लिस्टिंग होने वाली है, अनुमान लगाया जा रहा था, मुश्किल से भरा था। 120 रुपये पर का इशू प्राइस था, देखिए 118 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। ठंडा प्रदर्शन देखने को मिला है साफ तौर पर इस लिस्टिंग के दिन पर। लेकिन सीधे चलते हैं दीपाली राणा के पास, उनके साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डीलिंग रूम में दीपाली इस समय मौजूद हैं। दीपाली बताइए कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है नई सीरीज के पहले दिन वहां पर? थैंक यू हेमंत। और नई सीरीज़ के पहले दिन जैसे बाजार का मूड ठंडा है, वैसे यहाँ पर ट्रेडिंग डेस्क का भी जो मूड है वो थोड़ा सा सुस्त ही नज़र आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मार्च के दौरान जो परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों ने दिखाई है, निफ्टी 7% दौड़ गया, बैंक निफ्टी 13% दौड़ गया, क्या ऐसे ही रिटर्न्स अप्रैल सीरीज से भी एक्सपेक्ट करने चाहिए या फिर नहीं? गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। पहले तो सर ये बताइए, ये मार्च जैसे रिटर्न्स मिलेंगे क्या अप्रैल सीरीज में भी? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि सिर्फ मार्च के महीने में नहीं, लेकिन आने वाले कई महीनों में और सालों में जिस तरीके के रिटर्न हमने मार्च में देखे हैं उससे बेहतर या उस जैसे रिटर्न देखने मिले। और एक नहीं अनेक कारण हैं स्थानीय रूप में। एक तो बहुत बड़ा चुनाव है हमारे सामने, कच्चा तेल थोड़ा बहुत उठापटक कर रहा है बाजार में क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ रुपया मजबूत। और जिस तरीके से विदेशी संस्थागत निवेशकों के पैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ पर, कल भी करीबन 13,000 करोड़ की खरीदारी की, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके का रुझान रहे और इससे बेहतर रिटर्न लोग बनाएं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मार्च के दौरान क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस में बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर था, आपके क्लाइंट्स की ओर से अभी भी इन सेक्टर्स को लेकर, इन स्टॉक्स को लेकर अभी भी क्वेरी आ रही है खरीदने को लेकर? काफ़ी कुछ खरीदारी की बातें हो रही है और अप्रैल में क्रेडिट पॉलिसी भी होगी और जहाँ पर कमूमन सभी लोग ये आकलन लगा रहे हैं दीपाली जी के कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी ब्याज दरों में। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं और जो भी बहुत बड़े परिवर्तन हुए बैंकिंग सेक्टर में, एनसीएलटी, आईबीसी, रिकैपिटलाइजेशन, मर्जर सरकारी बैंकों का, उन सब को लेकर के मेरे ख्याल से पहले जो लोग थोड़े बहुत हिचकिचा रहे थे सरकारी बैंकों में निवेश करने से, वो अब
सामने आकर के पूछ रहे हैं कि कौन सी बैंक अच्छी लग रही सरकारी बैंकों में। और अगर आप तुलना करें नतीजों की तो पिछले कई सालों से निजी बैंकों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकारी बैंकों को आउट परफॉर्म किया है। वो आउट परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी रहेगा। अच्छा, दो चीज़ें और बताइए। एक तो ये कि ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स इंडसइंड और येस बैंक को हटा दे तो अपने हाइस के नज़दीक या फिर हाइस पर ही ट्रेड कर रहे हैं। सरकारी बैंक कुछ ऐसे हैं और कुछ NBFCs ऐसे हैं जो अभी भी अपने हाइस से 20%, 30%, 40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर अभी खरीदना है बाजार के मूड को देखते हुए तो अभी भी हाइज पर जो प्राइवेट बैंक्स है उन्हें लेना है या फिर सस्ते सरकारी और NBFCs लेना है? मुझे ये लग रहा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में दोनों का मिला जुला एक संतुलन बनाना चाहिए। यानी कि अगर आपको सरकारी बैंकों में खरीदारी करनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये हमारी कवायद है काफ़ी लंबे समय से। और निजी क्षेत्र के बैंकों में देखिए दिवाली जी, एक चीज़ होती है कि बाज़ार में जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर आपको अच्छी चीज़ खरीदनी है तो आपको अच्छे दाम देने पड़ते हैं, और अगर आपको कुछ खामियाजे वाली चीज़ खरीदनी है तो वो आपको डिस्काउंट में मिलती है। तो अच्छी बैंक, क्योंकि ये सिर्फ 92 हफ्तों के या फिर सर्वोच्चम स्तर पर चल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आने वाले समय में अंडर परफॉर्म करेंगे। ये यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। तो HDFC बैंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक, येस बैंक जिसको 140 में कोई छूना नहीं चाहता था, आज 250 में सब खरीद रहे हैं। तो हमारी कवायद तो तब भी थी और आज भी, और नए रूप में आने वाली बैंक RBL बैंक और बंधन बैंक। तो हेमंत, आपने जो भी कॉन्वर्सेशन सुना उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि गौरांग हो या फिर जो इनके क्लाइंट्स हो, अभी भी उनका जो फोकस है, जो भरोसा है, वो बैंक्स पर और NBFCs पर ही है। आप इनके BKC वाले दफ्तर में है ना? जी हाँ, इनके दफ्तर के आसपास गूगल का ऑफिस भी है। तो आज गौरांग साहब से पूछिए ना। गौरांग साहब, गूगल का दफ्तर आप ही के ऑफिस के पास में है, राइट? हेमंत, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। गौरांग से क्या पूछ रहे हैं? कोई बात कोई नहीं, ठीक है, शुक्रिया। अब आपने ये डीलिंग रूम चेक दिया। अब हम देख रहे हैं आपके पीछे डीलिंग रूम में दरअसल CNBC आवाज़ ही देखा जा रहा है। ये देखकर बड़ी खुशी होती है। जी हाँ, कि देश भर के सारे डीलिंग रूम में CNBC आवाज़ को सुना जाता है। हेमंत जी, ये बात बहुत जानने लायक है कि अगर कहीं बाजार में अच्छी बात हो रही है, वो आवाज़ जो है सबसे पहले आपको बताता है, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे वो लॉन्ग करने की पोजीशन हो, या जैसे कि आपने आज सुबह से आप लोगों को बता ही रहे हैं कि शायद आज लॉन्ग करने का दिन नहीं था। बिल्कुल, और PSU बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग करने का दिन था और देखिए वो बिल्कुल साफ नज़र आ भी पा रहा है। शुक्रिया दीपाली आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको हम समय से पहले ये भी बता दें कि ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे आने वाले हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1 तारीख को सोमवार को बिक्री के आंकड़े साझे होंगे, लेकिन वरुण ने पहले ही रिसर्च कर लिए कंपनियों से बात करके, रिपोर्ट्स पढ़ के कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। तो CNBC आवाज़ वक्त से पहले आपको बताता है। वरुण, बताइए कैसे आएंगे इस बार के मार्च महीने के बिक्री के नंबर्स? देखिए, इस बार के मार्च महीने के बिक्री नंबर्स थोड़े कमज़ोर रहने वाले हैं। अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ करीब 4% की गिरावट होगी, 2 व्हीलर्स में 6% और MHCV में 7% के आसपास की गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल आपको याद होगा, फाडा ने कहा था कि जो फरवरी के रिटेल सेल्स नंबर्स है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रहे हैं, डीलर्स लेवल पे काफ़ी प्रेशर देखने मिल रहा है और उसके चलते इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी हद तक बिल्टअप होते जा रही है। कुछ जगहों पे तो 2 व्हीलर्स की इन्वेंट्री जो है वो 90 से 100 दिन तक पहुंच गई है। पैसेंजर व्हीकल्स की जो इन्वेंट्री है वो भी करीब 60 दिन के आसपास पहुंच गई है। और इसी का इम्पैक्ट आपको दरअसल इस महीने के यानी कि मार्च के होलसेल नंबर्स पे देखने मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कंपनीज ने काफ़ी हद तक अपनी जो प्रोडक्शन है उसको काटा था, क्योंकि जो इन्वेंट्री लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया था और इसके लिए इस बार का जो होलसेल नंबर्स है वो आपको कमज़ोर देखने मिलेंगे। हालांकि मारुति का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ठीक ठाक रह सकता है, वॉल्यूम्स वहाँ फ्लैट रह सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर की बिक्री जो है उसमें करीब 6% के आसपास की गिरावट होगी। MHCV में अशोक लेलैंड की जो सेल्स है उसमें 3% की गिरावट, टाटा मोटर्स में करीब 6% के आसपास की गिरावट हो सकती है। और सबसे बुरा हाल तो 2 व्हीलर्स का होगा। यहाँ 2 व्हीलर्स की जो बिक्री है वो काफ़ी हद तक आपको गिरती हुई दिखाई देगी। केवल एक बजाज ऑटो है जिसकी बिक्री अच्छी खासी रहेगी, वहाँ करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो हीरो मोटो की बिक्री 18% गिरेगी, TVS मोटर 6% गिर सकता है, वहीं रॉयल एनफील्ड की बिक्री में भी करीब 11% के आसपास की गिरावट इस बार हो सकती है। तो 2 व्हीलर्स की हालत सबसे ज़्यादा इस बार खराब रहने वाली है। MHCV में भी हालत खराब रहेगी, केवल एक मारुति है जिसकी बिक्री थोड़ी बहुत ठीक ठाक रह सकती है। और देखिए, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और उनका कहना है कि FY20 सेकेंड हाफ में हो सकता है कि इनकी बिक्री में कुछ सुधार देखने मिले। जब GDP सुधरेगी, चुनाव का जो रंग है वो छाएगा मार्केट्स के ऊपर, तो उसके चलते हो सकता है कि बिक्री सुधरेगी, लेकिन इस महीने की जो बिक्री है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। चलिए वरुण जी, ये सब जो आपने बताया ये स्टॉक मार्केट्स में इन शेयर्स पे पिछले 2-3 महीने से दिख ही रहा है। जैसे कि आपको हेमंत बता रहे हैं, काफ़ी समय से मारुति लगभग 10,005
10,000 रुपये के आंकड़े से इस वक्त लगभग 7,000 6,900 के आसपास। चलिए वापस बाजार में आते हैं। सुमित जी, ये प्रश्न आपके लिए, आपको मैं एक बैंक देता हूँ, फेडरल बैंक, और चंदन जी आपके लिए इंडियन बैंक। बताइए ये दोनों आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि आज फ्रंटलाइन बैंकिंग शेयर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, मिड कैप्स का टाइम शायद आज है। पहले मैं बोलूं? जी हाँ जी, फेडरल बैंक जी, फेडरल बैंक के अंदर यहां से इमीडिएटली एक अच्छा अपवर्ड देखने को मिल सकता है। जो रिसेंट के स्विंग हाइज है 94.40 के, वो ब्रेक हुए हैं, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और फेडरल बैंक वैसे भी एक मजबूत काउंटर है, ये स्टॉक के अंदर अब तेजी करनी चाहिए। अब ये स्टॉक अगर 94.50 95 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 97.50 और 100 रुपीज तक के स्तर इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे। और अगर 100 रुपए का स्तर टूट जाता है तब ये स्टॉक अपना अच्छा मूव पकड़ेगा और आने वाले 2 से 3 महीने के लिए एक तेजी के ट्रेंड में चला जाएगा, एक अच्छी तेजी के ट्रेंड में चला जाएगा। स्टॉक के अंदर बाइंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं नीचे के अंदर 91 से 92 के आसपास का, 94.50 95 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, 100 रुपया पहला टारगेट, 105 रुपया दूसरा टारगेट। चलिए चंदन जी आप बताइए इंडियन बैंक के बारे में, और सुमित जी तब तक आप अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट देखिए, इसमें बड़ी जबरदस्त तेजी दिख रही है 4% की। जी हाँ, देखिए इंडियन बैंक में देखें तो लास्ट सीरीज में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था और 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में ये स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला था। और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें रोल ओवर 97% का है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है और इंडिकेट कर रहे हैं कि इवन इस सीरीज में भी इंडियन बैंक में मोमेंटम बनेगा। तो ओवरऑल खरीदारी की सलाह है, कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 272 इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में हम 295 तक के लेवल इसमें अंदाज लगा रहे हैं। सुमित जी आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल के अंदर लास्ट एक जो फॉल देखने को मिला था, हमको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था 11 फेब को, जिस दिन स्टॉक ने 1300 से सीधा 1090 का लो बनाया। उसके बाद 13 फेब से अब तक ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, जिस रेंज का लोअर बैंड था 1100 के आसपास का और अपर बैंड था 1200-1210 के आसपास का। उस रेंज का ब्रेकआउट मिला है, तो ये 100 रुपए का अपमूव यहां से ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 1200-1210 से 100 रुपया पकड़े तो 1310-1315 तक का मूव देखने को मिल सकता है, जहां से इसने फॉल स्टार्ट किया था वहां तक। सीएमपी पे स्टॉक में बाय बनता है। रिसेंट के जो स्विंग हाइज थे 1210 के, वो भी स्टॉक 1211 के, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिए हैं, तो यहाँ पे ये फ्रेश बाय के संकेत दे रहा है। 1190 1195 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए नीचे में। 1230 1240 के आसपास बाय करें। 1300 से 1310 का इसका पहला टारगेट होगा, उसके बाद ये और भी अपनी तेजी ऊपर में बढ़ाएगा। जी चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए, और ये जरा थोड़ा मीडियम टर्म के लिए ये प्रश्न है। कल शाम को बैंक निफ्टी में और फाइनेंस का जो इंडेक्स है उसमें 2 ऐसे शेयर्स चले जिसमें वाकई हर व्यक्ति को दिक्कत होनी चाहिए, आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई। शायद ये दर्शा रहा था कि मार्केट कल पीक हो चुका है बैंक निफ्टी का। अगर मान लीजिए ये इंडेक्स और थोड़ा नीचे जाता है तो आप इसमें कोई प्रोटेक्शन या कोई कॉशियस ट्रेड लेना चाहेंगे, कोई ऐसा ऑप्शन लेंगे जिसकी वजह से शायद जो शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हो उसे कोई फ़ायदा हो? जी देखिए, सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की बात करें, देखिए यूजुअली ये काउंटर है, इसमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है। इतने स्ट्रॉन्ग रैली 13% बैंक निफ्टी की चलने के बावजूद भी इन काउंटर में हार्डली कोई नीचे के लेवल से रिकवरी हुई और ओल्ड शॉर्ट्स यहाँ पे इंटेक्ट है। तो मेरे हिसाब से कोई भी रिकवरी आती है वो शॉर्ट लाइव्ड रहेगी और वापस सेलिंग प्रेशर इन काउंटर में बन जाएगा। जब तक 48-49 का लेवल नहीं निकालता तब तक मेरा मानना है कि आईडीबीआई बैंक एक लिमिटेड रेंज में रहेगा। हालांकि नीचे में 41.5 के आसपास का मल्टीपल सपोर्ट है, तो सलाह यही रहेगी कि कोई भी बाउंस बैक आए तो निकले या फिर 45 की पुट में ट्रेड करे आईडीबीआई में। वहीं आप आईएफसीआई की बात कर रहे हैं, ये काउंटर भी देखें एक कंसोलिडेटिव मूव है, हालांकि पोल एंड फ्लैग बना रहा है बट मोमेंटम मिसिंग है, ऊपर में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का हर्डल ले रहा है। तो इवन यहाँ पे भी 14.5 का लेवल जब तक नहीं निकलता तब तक नए मोमेंटम नहीं रहेंगे। माफ कीजिए चंदन जी, मेरा प्रश्न ये बैंक निफ्टी पे था कि अगर ये 2 शेयर्स ऐसे चल रहे हैं तो शायद मोमेंटम पीक कर चुका है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी गिरने के स्तर पे और नीचे जाता है तो कोई आप ऑप्शन लेंगे क्या बैंक निफ्टी पे, जिससे ये हम आने वाली गिरावट को खेल पाएं? जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इन काउंटर को देख के और बैंक निफ्टी का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, बट फिर भी ओवरऑल मैं ये सेटअप के साथ बताता हूँ कि ओवरऑल मार्केट काफी चल चुका है। हालांकि ओवरबोट है, ओवरबोट में और भी चल सकता है, बट किसी को यहाँ पे कॉशियस स्टेंस लेना है तो मैं 30,000 के नीचे जाएगा तभी हेजिंग की सलाह दूंगा। 30,000 के नीचे जाता है तो यहाँ पे 500-700 पॉइंट का डिप आ सकता है। उस कंडीशन में आप 30,000 की पुट लेके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। ऑलराइट। अच्छा, जो सेक्टर ऐसे बाजार में चल रहा है वो आपके रडार पर होना चाहिए, फार्मा सेक्टर। और ये सेक्टर देखिए
आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। कुछ देर पहले औरो फार्मा की देखिए बात हुई थी अपने चैनल पर, अभी अभी औरो फार्मा का भाव देखिए किस तरह से, देखिए अच्छा प्रदर्शन ये दिखा रहा है। डिवीज़ में तेजी, ल्यूपिन देखिए इस समय 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, अच्छी रैली इसमें देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए 1.25% ऊपर है, अजंता फार्मा देखिए 1.25% ऊपर है, सारे के सारे डॉक्टर रेड्डीज देख लीजिए 1% ऊपर है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आप देखिए कहाँ खुले थे और ये कहाँ प्रदर्शन दिखा रहे हैं। डेज हाई पर ये सेक्टर इस समय शिफ्ट हो रहा है और ये बढ़िया बात नज़र आ रही है। सन फार्मा ये भी भागेगा क्या और कौन से लेवल्स के ऊपर इसको खरीदना चाहिए? सुमित जी बताइए, आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें, या कोई और फार्मा स्टॉक अगर आपके रडार पर आता हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आज मार्केट खुलने के साथ साथ फार्मा और मेटल ये दोनों सेक्टर के अंदर अच्छा खासा हलचल हुआ है, अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। आपने सन फार्मा में पूछा है, सन फार्मा आज का जो हाई लगा है 482, जैसे ये लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद ये स्टॉक में मोमेंटम आएगा, फिर ये 500 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। मेरी तरफ से औरो फार्मा हमने पहले दिया हुआ है और अभी सीएमपी पे ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा लग रहा है। सीएमपी पे लेने वाला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, इसको ले ले 658 659 के आसपास चल रहा है। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 648 का 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और स्टॉक यहां से इमीडिएटली ऊपर में 675 और शायद 690 तक का लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एक अच्छा अपमूव हमको ग्लेनमार्क फार्मा में देखने को मिलना चाहिए, इसको सीएमपी पे ले लें और ले लीजिए इसको। आप देखिए कल आईटी चला था, आज फार्मा चलेगा। आपको भी नजर आ रहा है चंदन ग्लेनमार्क में तेजी हो सकती है, आप भी सुमित के साथ हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। सुमित ने काफ़ी अच्छा स्टॉक डिस्कस किया है और इनफैक्ट हम इसको मंथली पिक पे ऐड करने के लिए सोच रहे हैं। स्टॉक ने देखिए लगातार पिछले 10-12 दिन में 50 डेमा को होल्ड किया और इमीडिएट जो हर्डल था 655 650 का जोन, उसको डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है और मोमेंटम इंटेक्ट है। तो यहाँ पे लगभग 680 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए और उसके अलावा औरो फार्मा और दूसरे फार्मा काउंटर में मोमेंटम है तो वो भी इस काउंटर के अपमूव को सपोर्ट करेंगे। सुमित जी और चंदन जी, आपके लिए ये प्रश्न LNT पे थोड़ी बहुत मूवमेंट दिख रहा है, बैंकिंग में से पैसा निकल के शायद और जो निफ्टी के दिग्गज शेयर हैं उसमें जा रहा है। LNT इस वक्त दिन के हाई पे। सुमित जी पहली बार आप जवाब दीजिए। LNT के अंदर शैल जी अभी इसके अंदर मोमेंटम आएगा। ये स्टॉक अभी तक इतना कुछ खास मूव दिखाया नहीं है, पिछले कुछ दिनों से तेजी जरूर दिखा रहा है बट इसके अंदर एक्चुअल मूव बहुत बड़ा आएगा। स्टॉक जैसे ही ऊपर में 1415 का लेवल तोड़ेगा तो हमें इसके अंदर लाइफ टाइम हाई लेवल देखने को मिलेंगे जो कि करीब 1460 नहीं, ये 1 फरवरी 2018 को लगे 1470 के, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टाइम होराइजन में ये स्टॉक में बाय में रहना चाहिए। ये स्टॉक ने अभी तक मूव दिखाया नहीं है, दिखाना स्टार्ट करेगा जिसमें इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे 1450 से 1470 के और हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में ऊपर में 1650 से 1700 रुपए तक का स्तर भी दिखा सकता है। तो एक बहुत अच्छी तेजी हमको LNT के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। लाइफ टाइम हाई भी लगाने के अब संकेत दे रहा है और जिस तरह से इन्होंने सेबी को अर्जी दी है कि इनको ओपन ऑफर इनको बायबैक लाने की मंजूरी मिल जाए, अगर वो आती है तो वो बहुत बड़ा इवेंट होगा इस स्टॉक के लिए और इसके लक्षण नज़र आ रहे हैं। देखिए पहले गिरा अब 1225-30 लेवल तक, उसके बाद जो इसने मूव दिखाया वो बहुत ही गजब का दिखाया। आप भी साथ हैं, क्या ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है? चंदन जी आपके रडार पर भी है ये शेयर? जी हाँ, बिल्कुल रडार पे। और देखिए हम कैपिटल गुड्स में सबसे पहले सीमेंस को देखते हैं और सीमेंस के साथ साथ LNT में भी मूवमेंट आता है, सामने नोटिस किया है। और सीमेंस के चार्ट को देखिए तो ऑलरेडी वीकली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया और 1070 के ऊपर उसने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, यहाँ पे भी देखें ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और जिस हिसाब से सीमेंस में मोमेंटम आया, अब इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। हालांकि सुमित ने सही कहा 1415 के ऊपर नया मोमेंटम बनेगा, बट मेरा मानना है कि 1415 निकल भी जाएगा और उसके ऊपर 1450 1465 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे भी ले सकते हो, अग्रेसिव पोजीशन है वो 1415 के ऊपर बना सकती है। 1400 का कॉल लेके भी ऑप्शंस के थ्रू इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। सीमेंस आज का स्टॉक 2020 का मेरा ओपनर खिलाड़ी था वेबको के साथ और देखिए कल हमने चाय की चर्चा में कहा था आज का दिन कैपिटल गुड्स के नाम होने वाला है। अब तक तो हेमंत जी कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आपकी संगत का असर है, जो आप चाय पिलाते हैं ना। नहीं मेरे ख्याल से ये बादाम जो है वो असर दिखा रहा है। अभी चाय पियेंगे तो ये सारी चाय का असर है जो देखने को मिल रहा है। तो चाय पर चर्चा जरूर देखा करिए क्योंकि आपको आइडिया लगता है उससे कि अगले दिन कौन सा सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया
चंदन जी, सुमित जी, बढ़िया बेहतरीन आइडियाज़ आप दोनों ने मिलकर बताए। धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतने शानदार आइडियाज़ देने के लिए। लेकिन मितेश ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, ट्रेडर्स हॉटलाइन अगला शो लेकर आएंगे। वीरू और अनुज भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं। शैल जी और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद इस खास पेशकश को देखने के लिए।